यस सर। तो इसमें है चैप्टर था ये बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कि द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। बायो का मतलब है लाइफ यानी लिविंग थिंग्स से, और मॉलिक्यूल का मतलब है सब्सटेंस से। तो जो सब्सटेंस लिविंग थिंग्स में लिविंग या लाइफ में प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इसमें एग्जांपल था जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हो गया था, हार्मोन हो गए हैं, हार्मोन्स, एंजाइम, तो न्यूक्लिक एसिड। तो वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं। तो अब इसमें फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट का। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये स्टार्ट में जब वर्ड था कार्बोहाइड्रेट का, तो इसका जो मेन नाम रखा था दो वर्ड से रखा था। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, हाइड्रेटेड। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। तो यानी कार्बन और वाटर का ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन थे। तो इसका फॉर्मूला था CH2O का Y। लेकिन ये फॉर्मूला कई जगह पे फॉलो नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर क्या किया, इसकी मॉडर्न डिफाइन करी, जो एक ब्रॉड डेफिनेशन थी, और वो था पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, और एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप होगा, और जिसमें OH बहुत सारे हो जाएंगे। OH का मतलब हाइड्रोक्सी, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। जनरली इसमें दो ही फंक्शन ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, और उसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। या फिर द सब्सटेंस which gives these substance on हाइड्रोलाइसिस। जैसे हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको ये सब्सटेंस मिल जाएंगे, तो उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन हो गई। कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और द सब्सटेंस विच गिव्स दी सब्सटेंस ऑन हाइड्रोलाइसिस। जैसे हम उसे हाइड्रोलाइज करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो आपको ये सब्सटेंस, तो उसे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। यस सर। डन। नहीं लिखा हूँ। तो ये होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें एक वर्ड और लिख सकते हो यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसे होते हैं? हाँ ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। सर, लिख दिया। लिख दिया ना? अब देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसका, जैसे मैंने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी, एग्जाम्पल है इसका ग्लूकोज।
ग्लूकोज में आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इससे कैसे लिखेंगे, देखो 6C लिख दो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो थर्ड नंबर का C होता है, देखो 1 2 3, थर्ड नंबर के C में OH होता है लेफ्ट हैंड साइड में, बस। बाकी सब में OH होता है राइट हैंड साइड में, बाकी सब में OH होगा राइट हैंड साइड में, और लास्ट में होता है CH2OH। और जो पहला ग्रुप होता है इसका, वो होता है एल्डिहाइड ग्रुप। देखो एल्डिहाइड है ये, और पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप है, 1 2 3 4 5, इसीलिए से कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऐसे दूसरा एग्जांपल आता है इसमें फ्रक्टोज का। जो फ्रक्टोज होता है इसका भी फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, बस इसमें डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है कि इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें होता है कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप फर्स्ट में हो नहीं सकता, कीटोन ग्रुप होता है सेकंड में। लेकिन कंडीशन सेम है, थर्ड ग्रुप में OH होगा लेफ्ट में, बाकी सब में राइट हैंड साइड में होता है। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो थर्ड पोजीशन है इसमें OH होगा लेफ्ट में, बाकी सारे में होगा राइट में। तो इसलिए इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो ये हो गया कीटोन और ये हो गया एल्डिहाइड। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, या फिर वो एल्डिहाइड वाला ग्रुप, एल्डिहाइड वाला 1 पोजीशन पे होगा ग्लूकोज जैसा, और ये होगा सेकंड पोजीशन में कीटोनिक ग्रुप वाला। तो इससे लिख लो एग्जांपल में। सर लिख लिया। क्लियर। अब इसमें देखो, इसके बाद आता है नेक्स्ट इज, इसको एक और नाम से बोलते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका एक और नाम होता है ऑल्सो कॉल्ड सैकराइज्ड। सैकराइज्ड ये है जो सैकराइज्ड, ये उन्होंने लिया ग्रीक वर्ड से, ये ग्रीक वर्ड है सैक्रॉन से। हाँ, इसका मतलब होता है सुगर। तो इसीलिए इसको हम सैकराइड भी कहते हैं, इससे मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, यानी सैकराइड भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है सैकराइड, वो है सैक्रॉन से, इसका मतलब होता है सुगर। यस सर, रिटर्न। लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसका क्लासिफिकेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन। तो इसको जनरली ब्रॉडली इसको 3 टाइप से वो किया गया है क्लासिफिकेशन। तो ब्रॉडली इसको 3 टाइप से उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। पहले को कहते हैं मोनोसैकराइज्ड, मोनोसैकराइज्ड। दूसरे को कहते हैं ओलिगोसैकराइज्ड। तीसरे को कहते हैं पॉलीसैकराइज्ड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ओलिगो भी एक क्या है, ग्रीक वर्ड ही होता है। ओलिगो मतलब होता है फ्यू। फ्यू का मतलब यहाँ पे है 2 से 10 तक। मोनो का मतलब होता है 1, मोनो मीन्स 1, और पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे। ठीक है, तो ये आपको पहले ब्रॉडली इसको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। पहले को कहते हैं मोनोसैकराइज्ड,
दूसरे को कहते हैं ओलिगोसेक्राइज्ड और तीसरे तीसरे को को कहते कहते हैं पॉलीसेक्राइज्ड। लिख लिया। लिख लिए। अब इसमें देखो मोनोसेक्राइज्ड क्या होता है। मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल। सिंगल। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यानी कि द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, क्योंकि तो सिंपलेस्ट यूनिट होती है तो इसको हम आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। इसका मतलब ये क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। ये सबसे सिंपलर यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है या सबसे सिंपलर यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की इसे लिख लो। यस सर। हाँ, इसमें हमारे पास वैसे 20 मोनोसेक्राइज्ड होते हैं। 20 मोनोसेक्राइज इस समय हमारे पास प्रेजेंट हैं। इसमें से जैसे आपके पास जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोस, सुक्रोज। डीऑक्सीराइबोस नहीं, सुक्रोज तो हो जाएगा क्या, डाई। डाइसेक्राइज्ड, हाँ, डीऑक्सीराइबोस एसेट्रा, मैनोज, बहुत सारे हैं ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ बस, जो अभी मैंने आपको बताया उसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज चेंज करेंगे तो अलग अलग आ जाएंगे हमारे पास। और इनका सबका फॉर्मूला सेम होता है, बस एक को छोड़ के डीऑक्सीराइबोस, इसमें एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। यस सर। हो गया। अब देखो इसके बाद आता है ओलिगोसेक्राइज्ड। ओलिगो, तो ओलिगो का मतलब होता है, अभी बताया था आपको, ओलिगो मतलब 2 to 10 मॉलिक्यूल। यानी कि जैसे ही आप क्या कहोगे द कार्बोहाइड्रेट्स which gives 2 to 10 unit of monosaccharized on hydrolysis। जैसे आप उसे हाइड्रोलाइज करोगे क्या मिलेगा आपको? 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइज। तो इसको हमने फर्दर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। फर्दर इसको क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाइड। जैसे यस सर। डाइसेक्राइज्ड, इसको हमने क्या किया? फर्दर वो कर दिया, क्या क्लासिफाई करेंगे। डाइसेक्राइज्ड, डाइसेक्राइज्ड हो जाएगा और ट्राइसेक्राइज्ड हो जाएगा, ट्राइसेक्राइज्ड, टेट्रा, मेन यही 3 चलते हैं आपके पास। टेट्रा सेक्राइज्ड, ये डाइसेक्राइज्ड, ट्राइसेक्राइज्ड, टेट्रा सेक्राइज्ड एसेट्रा।
लिख लिया। लिख लिया। अब इसमें से हाँ। देखो डाइसैकराइड्स किसे कहते हैं, डाई। तो हम क्या कहेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, द कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स, द कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स टू यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड। डाई का मतलब टू। जैसे आप इसे हाइड्रोलाइसिस करोगे आपको क्या मिलेगा, 2 यूनिट ऑफ हाइड्रोक्साइड ओनली। मोनोसेक्राइड। हाँ मोनोसेक्राइड। हाइड्रोलाइज करने पे यानी वाटर पे डिसॉल्व करेंगे, तो जैसे आप डिसॉल्व करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसका फॉर्मूला बनता है, डाई का मतलब डबल कर दो, देखो C6H12O6 को डबल कर दो और इससे एक वाटर अलग निकाल दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कार्बन के, तो C6 2 जा 12 हो गया, तो कार्बन के तो आपको मिल हाँ। जाएंगे 12। हाइड्रोजन का देखो 12 2 जा 24, 24 में से 2 निकाल दो 22। और ऑक्सीजन का क्या होगा 6 2 जा 12 और एक कम कर दो 11। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जितने भी डाइसैकराइड्स होंगे उसका फॉर्मूला ये चलेगा, क्योंकि जैसे आप इसे वाटर में डालोगे तो आपको 2 मोनोसैकराइड्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डाइसैकराइड्स। ऐसे ही देखो ट्राइसैकराइड्स के लिए क्या करेंगे, ट्राइसैकराइड्स में क्या कहेंगे कि द कार्बोहाइड्रेट, डिफाइन सबकी एक जैसी है, विच गिव्स, कितना ट्राई मतलब 3, यानी 3 यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड्स मिलेगा आपको ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, 3 यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड्स मिलेगा ऑन हाइड्रोलाइसिस, जैसे आप उसे वाटर हाँ। में डिसॉल्व करोगे हाइड्रोलाइसिस में। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल कम कर दो। ट्राई का मतलब 3, तो इसको जो C6H12O6 इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और 2 वाटर के मॉलिक्यूल कम कर दो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 6 3 जा 18, तो C18 हो गया। और हाँ। वाटर हाइड्रोजन कितना होगा, देखो 12 3 जा 36, 36 में से 4 गया 32। ऑक्सीजन क्या है 6 3 जा 18, 18 में से 2 गया 16, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और ऐसी तीसरा है सेम, तीसरे में क्या कहेंगे कि द कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स, द कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव्स कितने मॉलिक्यूल, यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड। 4 यूनिट ऑफ, टेट्रा मतलब 4 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, C6H12O6 को मल्टीप्लाई करो 4 से, माइनस 3 वाटर मॉलिक्यूल कम कर दो उससे। सबका एक जैसा फॉर्मूला होगा, देखो 6 4 जा 24, तो C24 हो गया। H के हो जाएंगे 12 4 जा 48, 48 में से कितना गया 6, तो 42। ऑक्सीजन का 6 4 जा 24 में से यस। 3 गया 21, तो ये हो गया। तो इसको लिख लो 1 बाय 1 तीनों एक जैसे, तीनों के तीनों। ठीक है।
रिटर्न। सर लिख लिया। अब देखो थर्ड पॉइंट आ जाओ, पॉलीसेक्राइड। देखो इनकी सबकी जो डिफाइन है वो हाइड्रोलाइसिस के बेस पे किया हुआ, ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रो मतलब वाटर एंड लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन करना। अब पॉली का मतलब हो जाएगा बहुत सारे, तो पॉलीसेक्राइड की डिफाइन क्या हो जाएगी? हाँ, द कार्बोहाइड्रेट, which gives large number of monosaccharides, क्योंकि पॉली मतलब बहुत सारे, large number of monosaccharides on hydrolysis, ठीक है, उसे कहेंगे पॉलीसेक्राइड। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इसके फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं कि जो भी आपने C6H12O6 है, इसमें से एक वाटर कम कर दो बस। C6H12O6 में से एक वाटर मॉलिक्यूल को कम कर दो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C6H10O5 इसकी पावर n, n का मतलब कितना भी हो सकता है, 100 से लेके 3000 तक, तो इसमें लार्ज नंबर हो सकता है ये n, ठीक है, 1000 से लेके 3000 कितना भी हो सकता है ये। तो ये आपका हो जाएगा पॉलीसेक्राइड। इसका एग्जांपल है जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च में दो आते हैं, एक होता है अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन, और दूसरा सेलुलोज, और तीसरा ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये पॉलीसेक्राइड में है। तो पॉलीसेक्राइड में सबका फॉर्मूला सेम होता है, ये सबके लिए फॉर्मूला सेम होगा, इसे लिख लो। सर लिख लिया। लिख लिया। तो ये आपका पहला क्लासिफिकेशन वाला खत्म हो गया। एक और क्लासिफिकेशन आता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट को जनरली टू टाइप से डिवाइड कर दिया। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने टू टाइप से क्लासिफाई कर दिया। एक को कहते हैं आपका शुगर, और एक को कहते हैं नॉन शुगर। ठीक है, एक है शुगर, एक है नॉन शुगर। तो इसमें खास बात क्या, देखो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमोर्फस, क्योंकि उसका अपोजिट हो जाएगा CHOUS, एमोर्फस। एक होता है स्वीट इन टेस्ट, और ये होता है आपका टेस्टलेस। और तीसरा आता है इसमें सॉलिबिलिटी, ये होता है सॉलेबल इन वाटर, ये वाटर में सॉलेबल होता है। और ये होता है इनसॉलेबल इन वाटर, ठीक है। तो इससे लिख लो आप, एग्जाम्पल में इसका आता है, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, मोनोसेक्राइड। और इसमें पॉलीसेक्राइड एग्जाम्पल। इसमें डाइसेक्राइड वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। तो इसे लिख लो।
सर लिख लिया। अब इसमें देखो शुगर में भी दो टाइप होते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। इसमें भी इसको फिर फर्दर ऐसे भी कर दिया इसको, कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। कार्बोहाइड्रेट को दो टाइप से कर दिया, एक है रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग किसे बोलेंगे? रिड्यूसिंग बोलेंगे कि द कार्बोहाइड्रेट which reduce tolerance reagent and failing solution। फेलिंग सॉल्यूशन होता है एक जो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए होता है, एंड टॉलरेंस रीजेंट्स जो इन दोनों को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इसमें भी एग्जांपल क्या है, मोनोसेक्राइज्ड है, डाइसेक्राइज्ड होता है। मोनोसेक्राइज्ड है इसका एग्जांपल, और डाइसेक्राइज्ड है, लेकिन इसमें एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज है जो रिड्यूसिंग में नहीं आता है, एक्सेप्ट सुक्रोज। इसका ठीक इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि द कार्बोहाइड्रेट विच डज नॉट रिड्यूस, द कार्बोहाइड्रेट एक का हो गया, दूसरा उसके अपोजिट में चले जाता है, विच डज नॉट रिड्यूस, इसको फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजेंट। ठीक है, एग्जांपल में इसका पॉली है और ये सुक्रोज है, पॉलीसेक्राइज्ड एंड सुक्रोज। तो ये उससे रिड्यूस नहीं कर सकते किसको, टॉलरेंस रीजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को, सुक्रोज। ठीक है, तो इस एक को कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, एक को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सर लिख लिया। अब देखो, अब है नोमेनक्लेचर होगा मोनोसेक्राइज्ड का, या मोनोसेक्राइज्ड को फर्दर क्लासिफाइड कर देंगे। क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम ऑफ मोनोसेक्राइज्ड का, फिर से क्लासिफिकेशन मोनो का। तो इसमें किसके बेस पे करना है, बेसिस ऑफ एक नंबर ऑफ कार्बन आइटम, उसमें कितने कार्बन आइटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और एक फंक्शनल ग्रुप, इसके बेस पे हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई कर दिया। एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं और दूसरा उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है।
लिख लिया? ये तो लिख लिया। अच्छा, अब देखो इसका टेबल बना देंगे। टेबल में मैंने यहाँ पे बनाया कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है और कौन सा फंक्शन ग्रुप है। जैसे कार्बन एटम यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। जनरली मोनोसेक्राइड्स में 3 से 7 तक ही होते हैं बस, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7। इसका फिर जनरल टर्म्स क्या यूज कर सकते हैं हम इसके लिए? जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स। जनरल 3 के लिए क्या होता है? ट्राई, और उसके पीछे से क्या लगा देना? ओस, तो ट्राइओस। 4 के लिए टेट्रा और पीछे ओस। 5 के लिए पेंट और पीछे ओस, पेंटोस। 6 के लिए हेक्स और पीछे ओस यानी हेक्सोस। और 7 के लिए हेप्ट और पीछे से ओस यानी हेप्टोस। तो इसका जनरल टर्म्स हो गया। हाँ। अब फंक्शनल ग्रुप उसमें कौन सा है? देखो, अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, तो उसका नाम अलग हो जाएगा। एल्डिहाइड होगा तो उसके आगे से आ जाता है एल्डो, तो लिखेंगे एल्डो ट्राइओस। इसे लिखेंगे एल्डो टेट्राओस। ऐसे एल्डो यानी उसके नाम के आगे एल्डो लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसके पास फंक्शनल ग्रुप है जो एल्डिहाइड है। ऐसे एल्डो हेक्सोस, हेक्सोस, और ये एल्डो हेप्टोस अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और एक और फंक्शनल ग्रुप आता है इसमें, वो है आपका कीटोन ग्रुप। अगर कीटोन होगा तो उसके आगे लगा देना है कीटो। जो भी उसके नाम होगा उसके आगे पहले कीटो, जैसे कीटो ट्राइओस। यानी कीटोन ग्रुप है, 3 कार्बन है। कीटो टेट्राओस यानी कीटोन है और 4 कार्बन है। ऐसे कीटो पेंटोस यानी कीटोन फंक्शन ग्रुप है। कीटो आ गया, सॉरी हेक्सोस, और ये हेप्टोस, कीटो हेप्टोस, ठीक है। तो ये इसका जनरल नाम आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप और कितने कार्बन है, तो इससे हमें 2 चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एल्डो लिखा है तो एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटो लिखा है तो कीटोनी ग्रुप। तो ये इसका 3 से 7 तक होते हैं जो ये मोनोसेक्राइड्स में आते हैं। तो इसका ये फंडामेंटल पॉइंट खत्म हुआ अभी, फंडामेंटल। से हेप्टोस कर देना, सॉरी ये हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है ना हेप्टोस, तो ये मैंने हेक्सोस लिख दिया, इसे हेप्टोस कर देना, हेप्टोस। हाँ बे, ये 7 वाला। ये दोबारा लिख दो, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ चलो, हेप्टोस ठीक है, हाँ, ये एल्डो लिख हेप्टोस, दिया। बस इसके आगे ये सब में लगाना है, ठीक है। ये सब में लगाना है। बस एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसके आगे लिख दो एल्डो, कीटोन ग्रुप होगा तो उसके पीछे लिख दो कीटो, बस।
कॉन्सेप्चुअली क्लियर। अब आता है, अब ये इसका फंडामेंटल खत्म हो गया। अब आते हैं हम ग्रुप वाइज, जैसे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की स्टडी है इसमें। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, C6H12O6। तो जो ग्लूकोज होता है ये अकरेंस कहाँ कहाँ मिलता है, ये अकर तो ये दोनों स्टेट में मिलता है। ये फ्री स्टेट में भी होता है और एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी होता है। तो दोनों स्टेट में हमें मिलता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी। ठीक है, और जनरली ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, प्रेजेंट होता है ये जैसे स्वीट फ्रूट, जो भी मीठे फ्रूट होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज क्या है कि ये हनी है, हनी क्योंकि मीठा है तो वहां होगा, क्योंकि स्वीट होता है टेस्ट में। और तीसरा है राइप ग्रेप्स में, यहाँ पे ये मिलता है आपको। ठीक है, अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो दो इंफॉर्मेशन इसमें। फिर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो दो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और फिर स्ट्रक्चर पे डिस्कशन है। तो मेन क्वेश्चन इसका स्ट्रक्चर से बहुत आता है। ठीक है, पहले इसके बारे में लिख दो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन है इसका। कहाँ कहाँ अकर होता है, फ्री स्टेट में भी होता है और एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में, दोनों स्टेट में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्वीट फ्रूट्स में भी हो सकता है, हनी में भी, राइप ग्रेप्स में भी हो सकता है ये। रिटर्न, एक सेकंड, हाँ लिख लिया। अब देखो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनता कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है पहला पॉइंट, फ्रॉम सुक्रोज या केन शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर, फ्रॉम हाँ सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज को हम कहते हैं केन शुगर। इससे कैसे बनेगा, इसमें हम क्या करते हैं, जो केन शुगर होता है उसको बॉइल कर दो। इसको सुक्रोज को हमने क्या करना है, बॉइल करना है, बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एस्टोसोफोर, HCl या एस्टोसोफोर, यानी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। एल्कोहलिक सॉल्यूशन है ना, उसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल भी मिला देना आपने, तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हमें क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज ऑब्टेन्ड। दोनों का रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है इन इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट का मतलब दोनों का रेशियो होता है 1:1, इक्वल अमाउंट। जैसे फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला होता है C12H22, अभी लिखाया था मैंने आपको, डाइसैकराइड होता है ये। इसमें जैसे आपने वाटर लिया यानी हाइड्रोलाइसिस किया इसको, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे, 1 ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाता है C6H12O6, तो एक तो बन जाएगा आपके पास ग्लूकोज और दूसरा भी C6H12O6। तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन अभी आपको बताया था एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप का, एक होता है कीटोन ग्रुप का। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का है और ये कीटोन ग्रुप का है। ठीक है, तो ये है आपके पास, तो इसे लिख लो पहला मेथड।
तो लिख लिया। लिया। तो ये आपका हो गया पहला मेथड। अब पहले मेथड के बाद हम आते हैं दूसरे मेथड। दूसरा मेथड है इसमें जिसमें हम बनाते हो किससे, स्टार्च से। स्टार्च का मतलब हुआ पॉलीसेक्राइड। पहला हमने बना दिया केन शुगर से। अब केन शुगर के बाद दूसरे नंबर आता है स्टार्च का, तो उसको भी यही करना है सेम, स्टार्च को भी। सेकेंड है फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम एस स्टार्च। स्टार्च में भी ये देखो, स्टार्च का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5, इसका होल n। तो इसको फिर n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में मिक्स करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो स्टार्च में केवल एक ही चीज होती है, वो होता है आपके पास क्या, वो होता है केवल और केवल ग्लूकोज होता है। तो ये ग्लूकोज बन जाएगा, C6H10 ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हमने क्या करना है, लैंग्वेज में लिखना है। जो स्टार्च होता है, स्टार्च को क्या करेंगे, स्टार्च को हम हाइड्रोलाइज करेंगे, इज हाइड्रोलाइज्ड एंड बॉइल्ड विद किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। ठीक है, एट 393 केल्विन टेम्परेचर पे, 393 केल्विन टेम्परेचर पे। तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। जो चीज आपने दिख रहा है बस उसी को लैंग्वेज में लिखना है, कि यहाँ पे हमने लिख दिया 393 केल्विन टेम्परेचर। तो जो ये आपका स्टार्च है, स्टार्च का फॉर्मूला हमने किया था, स्टार्च को आपने हाइड्रोलाइज किया ना, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, ये n है, n का मतलब नंबर, कितने भी हो सकते हैं, 3000, 4000, 5000, 1, 2, जितना भी होगा। ये जैसे आप इसे हाइड्रोलाइसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी H2SO4, H2SO4 को हम H+ में दिखा देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेंगे, उसी के n मॉलिक्यूल के जितना आपने मिलाया है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ग्लूकोज। तो सेकंड मेथड हो गया। रिटर्न सर बस लिख लिया, एक सेकंड। सर लिख लिया। लिख लिया ना। अब देखो ये हो गया, इसको इसका एक दो नाम और है, इसे एक दो और नाम से कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड। एक तो अभी हमने किया था, देखो 6 कार्बन के लिए क्या होता है, देखो एल्डिहाइड होता है इसमें तो एल्डो, 6 कार्बन के लिए हेक्सोस, इसको ये भी कहते हैं। और इसे एक नाम और कहते हैं डेक्सट्रोस। ठीक है, इसके दो नाम है, एक कहेंगे इसको ये एल्डो हेक्सोस। एल्डो का मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, हेक्सो का मतलब 6 कार्बन होता है, ओस उसके पीछे लगा देते हैं। ठीक है, और या फिर हम इसे कहते हैं डेक्सट्रोस।
डेक्सट्रोस। तो दो नाम है इसके पास, हेक्सोस, एल्डोहेक्सोस या डेक्सट्रोस भी बोलते हैं इसे। डेक्सट्रोस क्यों कहते हैं, डी से वर्ड आता है, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये अगर आपने उसमें पढ़ा होगा ऑप्टिकल एक्टिव में, एक होता है लीवो रोटेटरी, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये डेक्स्ट्रो हाँ रोटेटरी होता है, इसीलिए इसको कहते हैं डेक्सट्रोस। ठीक है, तो ऑल्सो कॉल्ड ये। अब इसका स्ट्रक्चर आता है, ठीक, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे प्रूफ करेंगे, क्या क्या चीजें उसमें। तो फिजिक्स वाले सर आए थे कल? सर कल तो आए थे वो, क्योंकि सैटरडे को नहीं आए थे ना। अच्छा ठीक। अभी भी आए थे, अभी क्लास जो आपने मैसेज किया था तो क्लास ही चल रही थी मेरी। अच्छा ठीक। वो 2 घंटे क्लास ले रहे हैं, बीच में मतलब लगभग जनवरी में उन्होंने शायद 10 क्लासेस से कम ली थी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा इसलिए तो वो डबल कह डबल रहे हैं कर फिर दिया। वो 2 घंटे पढ़ाएंगे, या वो टाइम तो पूरा कर ही देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट किया ना अभी मैंने अच्छा ठीक 6/18 से। ठीक। तो ये लिख लिया आपने डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला? हाँ जी, लिख लिया। अब देखो स्ट्रक्चर को हमने प्रूफ करना है, किसके, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, ये हमने बनाया था, ये है CHO, दूसरा यहाँ पे होता है CHOH का होल 4, और यहाँ पे CH2OH होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें प्रूफ करनी पड़ेगी इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसके बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो हेडिंग लिखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसमें ये बना दो पहले। अब एक एक करके हम सारी चीज को प्रूफ करेंगे इसमें। हेडिंग लिख दी। हाँ, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर बना दो ये बना दिया। बना दिया। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें, जिसको इसका फॉर्मूला होता है, इसका जनरल फॉर्मूला भी हमने देख लिया, C6H12O6 होता है। अब इसको, इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं स्ट्रेट चेन में, तो हम उसे कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होते हैं। ठीक है, जो 6 कार्बन एटम होते हैं, 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होते हैं, तो कैसे प्रूफ करेंगे, 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, इसको हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ग्लूकोज था उसमें किसको मिक्स कर दिया, HI को, और हीटिंग कर दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI, जैसे उन्होंने हीटिंग HI के साथ उसे क्या किया, हीट किया, तो हीट करने से क्या हुआ, इट फॉर्म्स हेक्सेन। क्या बन गया, हेक्सेन बन गया। तो इससे हमें प्रूफ हुआ, एन हेक्सेन का मतलब स्ट्रेट चेन में मिल गया, यानी एन हेक्सेन। कैसे, जैसे आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज है आपका CHO, एल्डिहाइड होता है, CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक है, तो जैसे आपने इसमें HI मिलाया, HI होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और इसको हीट कर दिया, ट्रायंगल वर्ड आता है हीटिंग के लिए, तो ये क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6, यानी एन हेक्सेन मिल गया। यानी कि जो ये हेक्सेन था, कार्बन इसमें स्ट्रेट चेन में मिल गया आपको, CH2 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 CH2, तो इसे कहते हैं एन हेक्सेन, यानी 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में मिल गए। तो इससे उसने प्रूफ किया कि जो ग्लूकोज होता है उसमें जो 6 कार्बन एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं। तो यहाँ से वो प्रूफ हुआ। कैसे, जैसे उसने हीटिंग करी ग्लूकोज को किसके साथ, HI के साथ, तो क्या मिल गया, एन हेक्सेन। तो इससे प्रूफ होता है कि जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होते हैं।
ठीक है, तो इसको लिख लो। हाँ डन। सर बस डन। अब देखो, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसमें, कैसे हम थर्ड पॉइंट उसने ये प्रूव किया इसमें कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप होता है CO ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा हो गया? CO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसको प्रूव करना उसने दो तरीके से इसे प्रूव किया। ठीक है, इसमें पहला है रिएक्शन विद, इसमें उसने क्या किया? रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। ठीक है, जैसे उसने क्या किया, ग्लूकोज को किसके साथ रिएक्शन करा दिया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो ये होता है। अब इसमें ये है आपका कौन सा? कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसमें उसने किसकी रिएक्शन करा दी? ये हाइड्रोजन साइनाइड की। ठीक है, तो हाइड्रोजन साइनाइड में देखो दो चीज होंगे, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। इसमें ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब इसके पास देखो, इसमें कार्बन पे प्लस चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे माइनस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये प्लस वाला जाएगा किसके पास? माइनस के पास। और जो ये माइनस वाला है ये कहाँ जाएगा? प्लस के पास। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाता है C, यहाँ सिंगल बॉन्ड O के साथ चला जाएगा H, इस C के साथ चला जाएगा CN, यहाँ पे एक H लगा हुआ है। बाकी का पोर्शन एज इट इज रहेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं होने का। CH का होल 4 और CH2OH, तो इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो इससे प्रूफ होता है, क्योंकि ये कहाँ गया? केवल इस कार्बोनाइल ग्रुप के पास गया, तो इससे प्रूफ होता है कि इसमें CO ग्रुप होता है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये लिख लो। लिख लिया। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट इसी का सेकंड पॉइंट, इसका ही सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट उसने एक और तरीका देखा, उसने कहा इसको रिएक्ट कर दो विद
हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन होता है NH2OH, ठीक है। तो इसमें बनता है टू फॉर्म ऑक्साइन। अब इसमें सब में एक जैसी रिएक्शन होगी, देख इसको ध्यान रखना है। जैसे ये आपका C डबल बॉन्ड O H, और बाकी यहाँ नीचे सेम रहता है, क्योंकि वो वहीं पर अटैक करेगा जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा बस। जब वो उसी का टेस्ट देगा तो हमें कार्बोनाइल ग्रुप का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब कार्बोनाइल ग्रुप में कौन अटैक कर गया यहाँ से, ये हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो कभी भी NH2 अटैक करेगा तो ध्यान रखना है आपको H2 को आगे रखना है बस, OH, ठीक है। तो जैसे ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो रिएक्शन करने में ध्यान रखना आपको H2O निकाल देना बाहर, यहाँ से O और यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, यानी H2O रिलीज हो गया, और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ लग जाएगा। तो इतना C डबल बॉन्ड NOH, ये एज इट इज लग जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने का, बाकी का पोर्शन भी एज इट इज रहेगा। तो ये इसने अटैक कहाँ पे किया, केवल कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैक किया, बाकी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो गई, तो इसे कहते हैं ऑक्साइन, ठीक है। तो इसीलिए इससे प्रूफ होता है कि इसमें CO ग्रुप है, क्योंकि अटैक कहाँ पे कर रहा है, केवल इस CO ग्रुप के पास ही कर रहा है अटैक बस, बाकी नहीं कर रहा। तो इससे प्रूफ होता है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल मतलब CO ग्रुप। तो ये इसका सेकेंड रिएक्शन होगा, इसे लिखिए। रिटर्न, एक सेकंड बस, ये लास्ट रो लिख रहा हूँ। लिख लिया सर। अब देखो इसके बाद ये प्रूफ करना है हमें कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। अब उसने प्रूफ किया कि एल्डिहाइड ग्रुप कैसे है इसमें। अब उसने क्या इसको कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, एल्डिहाइड ग्रुप पे। तो उसने क्या किया कि जो ग्लूकोज है उससे रिएक्ट करवा दिया, रिएक्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड का मतलब मीडियम, स्ट्रॉन्ग नहीं, मीडियम वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। और यहाँ पे कौन सा लिया उसने, ब्रोमीन वाटर को, ब्रोमीन वाटर को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो एल्डिहाइड होता है उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में चेंज कर देगा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो ये आपका क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, उसे किस में चेंज कर दिया, एसिड में चेंज कर दिया, ठीक है। तो जैसे उसने रिएक्शन किया, जो CHO है एल्डिहाइड ग्रुप, ये चेंज हो गया किसमें, एसिड में, तो एसिड में चेंज हो गया।
ऑक्सीडाइज हो गया तो चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, जैसे CHO ग्रुप में मुझे प्रूफ करना है कि इसमें CHO है, तो मैंने जैसे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको ऑक्सीडाइज करेगा, इस एल्डिहाइड को। यहाँ पे जो एल्डिहाइड है इसे ऑक्सीडाइज कर दिया किसने, ब्रोमीन वाटर ने, ब्रोमीन वाटर ने। ठीक है, तो इसने ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करा दिया। ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने से क्या बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। अभी हमने माइल्ड लिया यहाँ पे, माइल्ड यानी मीडियम वाला। ठीक है, इसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमीन वाटर इज रिएक्टेड विद ग्लूकोज। तो इसमें बनता है ग्लूकोनिक एसिड। किसके टेस्ट के लिए था ये, एल्डिहाइड टेस्ट के लिए था। इसे लिख लो 4th। सर लिख लिया। अब इसके बाद आता है कि इसके पास 5 OH ग्रुप होते हैं। तो कैसे प्रूफ होगा कि इसमें 5 OH ग्रुप है। ठीक है, अब उसने प्रूफ किया कि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी 5 OH ग्रुप है। तो कैसे प्रूफ होगा, ठीक है, इस यहाँ पे क्या प्रूफ करना था इसमें कि 5 OH ग्रुप है इसके पास। तो उन्होंने क्या किया कि जो ग्लूकोज था उससे रिएक्ट कराया, ग्लूकोज को रिएक्ट कराया किसके साथ, रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड। तो एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पे क्या हुआ, टू फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। उसको 5 एसिटेट ग्रुप मिल गए। तो इसका मतलब उसने समझ लिया अगर 5 मिले तो इसका मतलब इसमें 5 OH ग्रुप है, क्योंकि ये जो एसिडिक एनहाइड्राइड है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH ग्रुप के साथ, और 5 बन रहे इसका मतलब इसमें 5 OH ग्रुप है। देखो ये हो गया CHO, उसके बाद ये CH, तो C को H यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे हम OH, इसका होल 4, और यहाँ पे CH2OH। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O O, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब करना क्या कि आपने यहाँ से ये जो ग्रुप है आपके पास, ये ग्रुप, इसको यहाँ लगा दो और यहाँ से OH निकाल के यहाँ ले जाओ इसके साथ। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा OH के साथ जाएगा तो CH3 COOH, एक क्या बन गया CH3 COH, CH3 COOH। देखो CH3 CO तो था यहाँ पे, ये OH भी इसके साथ आ गया तो बन गया एसिड। अब इसके कितने 5 अलग हो गए, और ऐसे ये 5 के 5 यहाँ पे अटैच हो गए। ठीक है, तो जैसे ये इसमें अटैच होंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, अच्छा ये O भी इसके साथ चले जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा, देखो CHO तो है यहाँ पे C है, यहाँ पे H है।
अब इसमें देखो यहाँ से आया OCO, तो यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, इसके होल 4। और ऐसी यहाँ पे भी नीचे भी यही होगा, जहाँ पे ये OH है इसको हटाओ, इसकी जगह पे ग्रुप लगा दो, तो बन जाएगा CH2, यानी H2 यहाँ पे कर दो, O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये एसिटेट ग्रुप इसमें लग गया। तो कितने लग गए? 5 एसिटेट ग्रुप लग गए। देखो 4 यहाँ लग गया ऊपर और एक यहाँ लग गया। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये इसमें 5 OH ग्रुप है। तो ये बन गया ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। इसमें 5 एसिटेट ग्रुप लग गए। ठीक है, तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बन गया ये। इससे प्रूफ होता है कि इसमें 5 OH ग्रुप है। तो ये लिख लो इसे। और ये एसिटिक एनहाइड्राइड को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं। वो समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ से कट कर दो, आप यहाँ से कट कर दिया तो एक ग्रुप चला गया, यहाँ पे लग गया, ये वाला ग्रुप इधर लगा दो, और ये OH क्या हुआ, इसके साथ चला गया। यस सर, लिख लिया। लिख लिया। अब देखो इसका लास्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर प्रूफ करने का उसने लास्ट पॉइंट क्या कहा, उसने कहा कि अब प्रूफ करना है हमें कि एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है, वो तो हमने प्रूफ कर ही दिया था पहले, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और एक इसमें प्राइमरी एल्कोहल है। इन दोनों को प्रूफ करना है, इन दोनों की प्रेजेंस को। तो इन्होंने क्या किया, ग्लूकोज को रिएक्ट कराया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पहले किया था उसने माइल्ड से, अब कर दिया स्ट्रॉन्ग से। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है इसको भी एसिड में चेंज कर देता है। ये दोनों को एसिड बना देगा। कौन? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे है लाइक HNO3, ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड होता है, इसने क्या किया कि एल्डिहाइड का भी एसिड बना दिया और अल्कोहल का भी एसिड बना दिया। तो जैसे एल्डिहाइड है CHO, यहाँ पे ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी में नहीं करता कुछ भी, ये सेकेंडरी वाले, ये लास्ट वाला जो प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब जो C से जुड़ा, जो एक ही C से जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं प्राइमरी। तो जैसे इसमें नाइट्रिक एसिड को मिलाया तो नाइट्रिक एसिड ने क्या किया, इसका भी एसिड बना दिया, तो ये भी एसिड बन गया। सेकेंडरी वाले को नहीं कर पाता कुछ भी, तो सेकेंडरी वाले तो एज इट इज रहेगा। और जो प्राइमरी वाला है, ये प्राइमरी भी एसिड में चेंज हो गया, तो दोनों चेंज हो गए। इसको कहते हैं यहाँ पे सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड, तो ये नाम याद रखने, क्योंकि बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछे हुए इसमें। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सैक्रिक एसिड। जब दोनों जगह ये आ गया, ठीक, तो ये इसका ये पोर्शन स्ट्रक्चर वाला फिनिश होता है। लास्ट हाँ, बस लिख लिया, एक सेकंड।
सर लिख लिया। है ना अभी टाइम आपके पास? हाँ टाइम तो है। ठीक, तो आगे लिखते हैं फिर मतलब अभी आगे। क्लास नहीं है ना, मेरी क्लास तो खत्म हो गई, 8 बजे होगी, 8:30। ठीक, तो इसमें अब मैथ्स आता की। है टी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, डी एल एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है देखो, एक होता है आपके पास कायरल कार्बन। तो हम क्या करते हैं, लास्ट कायरल कार्बन को देखते हैं, लास्ट जो सबसे लास्ट में, कायरल का मतलब पता है आपको, कायरल कार्बन विच इज अटैच्ड टू, जो 4 से जुड़ा होता है अलग अलग, जो हाँ 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होता हाँ अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, तो अब आपको इसमें देखना है कि जो सबसे लास्ट में जो कायरल कार्बन है उसमें OH कहाँ पे लगा हुआ है, OH। जैसे सपोज करो मैंने ग्लिसरल्डिहाइड बना दिया, अब इसमें यहाँ पे OH ये हो गया, H ये है, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और यहाँ पे CH2OH हो गया। तो हमने क्या देखना है, सबसे लास्ट में ये कायरल कार्बन ये वाला है बस, बाकी नहीं है। इस कायरल कार्बन में देखो OH अगर राइट हैंड साइड में, OH कहाँ पे है, अगर राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड, ठीक है, सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन, ये नहीं है, ये कायरल है नहीं क्योंकि इसमें 2 H हैं, तो ये कायरल नहीं है। तो अगर OH ग्रुप उसमें राइट हैंड साइड में होगा तो उसको कहते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन, डी, इसको डी से डिनोट करते हैं। और अगर जो लास्ट वाला जो कार्बन है, लास्ट वाला कार्बन कायरल कार्बन, इसमें जो OH होगा अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उसे कहेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन, एल, यानी जो OH ग्रुप लगा होगा, अटैच होगा, वो किस साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उसे कहते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल एल और कैपिटल डी। कैपिटल एल और कैपिटल डी आएंगे तो आप समझ जाना कि जो कायरल कार्बन होगा सबसे लास्ट वाला, उसमें OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो उसे कहेंगे डी, और लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसे कहेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसे कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। है। ये सर, सर कितना होता है ये? ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड वाला हो गया। चलो इतना ही करते फिर, है ना, आज बोर हो गए अब ज्यादा इससे। ठीक है, तो इसी को लिख लो हाँ बस। मेरे भी करो सर। हाँ, इसी को लिख लो बस। सर लिख लिया। लिख लिए, हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं ना। थैंक यू सर। ठीक है।